हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम है मेवारम चौधरी और आप पढ़ रहे हो मेरे साथ ज्ञान तरंग फॉर मैथ्स में वेक्टर। बच्चों, ये वेक्टर के अंदर हम आज पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब थ्री वेक्टर है, उनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें स्केलर वैल्यू निकल के आएगी तीन वेक्टर के प्रोडक्ट में। अब इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली थ्री वेक्टर का अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो वो किस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्म लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यदि हमें थ्री वेक्टर का प्रोडक्ट लिखना है, क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर लिखना है। बच्चों ध्यान से समझना, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर अगर लिखना है तो उसके लिए मुझे उनके बीच में, जैसे थ्री वेक्टर है ए बी और तीसरा वेक्टर सी ले रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में या तो मैं डॉट का साइन लगाऊंगा या क्रॉस का साइन लगाऊंगा। लेकिन डॉट कहाँ लगाना है, कहाँ क्रॉस लगाना है, जिससे मेरे पास में एक मीनिंगफुल क्वांटिटी निकल के आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉसिबल केस डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, अगर ये पॉसिबल केस हमें समझ में आ जाते हैं तो यहाँ से ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास में कुछ ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्म लिखा आ सकता है जिसके अंदर थ्री वेक्टर आ जाए। ठीक है, अब आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में अच्छे से समझ रखा है। हमें डॉट प्रोडक्ट अगर लेना हो तो डॉट प्रोडक्ट किन्हीं दो वेक्टर का होता है और वो एक अपने आप में स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। तो डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट अगर ले रहे हैं तो दो वेक्टर के बीच में डॉट लिया जाता है, ऑलवेज ये रिमेंबर रखें। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर का लिया जाता है, एक कांस्टेंट और एक वेक्टर का। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ पॉसिबल केस बनाने हैं जिसके अंदर डॉट और क्रॉस का साइन रख के मैं ए बी और सी वेक्टर से केसेस बना रहा हूँ। तो अगर ये पहला केस देखेंगे तो हम थ्री वेक्टर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर और ब्रैकेट के अंदर बी डॉट सी। तो क्या ये मीनिंगफुल है या नहीं, तो बी डॉट सी क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। बी डॉट सी क्या आएगा, एक स्केलर वैल्यू आएगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, और उसको ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक मीनिंगफुल है, इसको मीनिंगफुल बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी ये मैथमेटिकली ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड वाला केस देखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी डॉट सी है, तो देखिए ए वेक्टर के साथ डॉट किसका हो रहा है, कांस्टेंट का हो रहा है। बी डॉट सी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये ए वेक्टर डॉट कांस्टेंट ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए ये वाला केस तो कभी लिखा भी नहीं आएगा। अगर ऐसा लिखा रहा है तो आपको क्या करना है, ये वेक्टर के फॉर्म में लिखना मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर का होता है, लेकिन बी डॉट सी तो कांस्टेंट है, तो ये ए वेक्टर क्रॉस कांस्टेंट है, क्या ये कुछ मीनिंगफुल है, तो आपको भी ये भी मीनिंगफुल नहीं है, तो इसको भी अपन रिजेक्ट करेंगे। थ्री वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ केस के अंदर, तो फोर्थ केस में क्या है, ए वेक्टर टाइम बी क्रॉस सी है, यानी ए वेक्टर है और उसके साथ में कोई वेक्टर है। अब ए वेक्टर के साथ कोई वेक्टर, तो मुझे या तो भी इसमें डॉट लेना पड़ेगा या क्रॉस लेना पड़ेगा। अगर मैं ना तो डॉट ले रहा हूँ ना क्रॉस ले रहा हूँ तो ये वाला केस भी क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। अब फिफ्थ केस की तरफ बात करें, तो फिफ्थ केस के अंदर ए वेक्टर के साथ में डॉट बी क्रॉस सी है, तो क्या ये मीनिंगफुल हो सकता है, तो ये बिल्कुल मीनिंगफुल हो सकता है। भाई ये वेक्टर है और वेक्टर डॉट, और ये भी क्या है, अपने आप में एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट तो पॉसिबल हो सकता है। तो ये वाला केस प्रोडक्ट के फॉर्म में ओके है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काम में ले सकते हैं। अब ए वाले केस की बात करेंगे तो देखो ये भी एक वेक्टर है और फिर क्रॉस कर रहे हैं, और बी क्रॉस सी अपने आप में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी अपने आप में रिजल्ट एक वेक्टर देता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट एक वेक्टर देता है, तो ये भी एक वेक्टर आएगा, कोई सेकंड वेक्टर मान लेते हैं। और दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लगाना ये वैलिड है, तो ये 5 और 6 केस ये दोनों आ सकते हैं। और बच्चों इसी को अपन बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये जो सेकंड वाला केस है इसको बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यही अगले वाले दो केस हैं हमारे पास में जो हमें स्टडी करने हैं। तो हमने देखा कि दो वेक्टर के बीच में डॉट आ सकता है, तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए इसको स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। और ये वेक्टर क्रॉस वेक्टर हो रहा है, इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो अब हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या पढ़ रहे हैं, एक फिफ्थ जो केस बन रहा है वो, और ये सिक्स केस, इनको पढ़ना है सेपरेटली, उनको दो अलग अलग लेसन में पढ़ेंगे। तो इस लेसन के अंदर हमें बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। अब समझ में आ रहा है स्केलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर डॉट वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी जनरेट करता है, इसलिए इसको स्केलर बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम इस फिफ्थ केस से
पर डिस्कशन करने वाले, जो कि हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट हम ज्यादातर बॉक्स डिनोट करके बोलेंगे। तो यहाँ पे जब भी वेक्टर की बात आएगी तो हमारे पास में 3 वेक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 वेक्टर तो होने चाहिए। तो लेट, मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया हमारा ए वेक्टर है A1 i कैप, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास में ए वेक्टर है। ऐसे ये कोई बी वेक्टर है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो कोएफिशिएंट में A2 और ये, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे सी वेक्टर भी एज्यूम कर रहा हूँ। तो A3 i कैप, B3 j कैप और C3 k कैप, ऐसे 3 वेक्टर हैं। अब इन 3 वेक्टर का मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है। तो मैंने जस्ट 5th केस के अंदर बताया था कि आप इसका ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है। तो ये 3 कोई वेक्टर हैं, तो देन तो उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, स्पेशली ध्यान रखें, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, उसको लिखने के लिए हमें एक नोटेशन लिखना पड़ेगा। और वो नोटेशन कैसे लिखा जाता है वो आपको इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है। तो उसको ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी से डिनोट करते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी ब्रैकेट के अंदर से डिनोट किया जाए। तो इसके अंदर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से लिखा जाता है। और यही आगे जाके बॉक्स के अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर बन जाता है। इनके बीच में कॉमा नहीं है, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। बॉक्स के अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, कॉमा नहीं लगानी है। अब डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अब डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ से बनाई गई है, तो मैं अगर ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिखूं या उसको बॉक्स ए बी सी लिखूं, तो ये तो सिंबल वाइज एक ही बात है, ये सिंबल वाइज एक ही बात है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या बनाई बच्चों? तो डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन आपकी है मोर सॉरी ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखें, ये जो मेरा ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट का जो केस है वो कुछ इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि हमारे पास में 3 वेक्टर है और इन 3 वेक्टर को ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो मैं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिखूंगा, जिसमें एक वेक्टर बाहर रहेगा, डॉट बी क्रॉस सी होगा, तो उससे जो मुझे एक क्वांटिटी मिलेगी वो ही मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये बॉक्स एक तरह से सिंबल है ट्रिपल प्रोडक्ट का। बॉक्स क्या है? एक तरह से सिंबल है ट्रिपल प्रोडक्ट का, राइट। अब हमारे पास में जैसे आपको डॉट प्रोडक्ट मैंने सिखाया था, तब आपको बताया था कि 2 वेक्टर आपको कोई गिवन होंगे। अब उन दोनों वेक्टर का डॉट कैसे लेते हैं? तो हम दोनों को पास में लिख लेते थे और उनके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे। आई का कॉफिशिएंट आई के साथ लेते थे, जे का कॉफिशिएंट जे के साथ और के का कॉफिशिएंट के के साथ लिया जाता था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पार्ट थोड़ा सा समझने वाला भी है, और एक बार इसको अगर हम समझ लेते हैं तो आगे वाली बातें भी सारी हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यदि मेरे पास में कोई 3 वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है, तो इस तरह से अगर 3 वेक्टर दे दिए जाएं तो आप उसका बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? तो इसका बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। लेफ्ट साइड में अगर मुझे बॉक्स प्रोडक्ट लिखना है तो इस तरह से इसको लिख दें, लेकिन राइट साइड में एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट के अंदर आपको ध्यान है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय हम क्या करते थे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय आई जे और के लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, पहली लाइन में ए वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे। ए वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या है? A1 B1 और C1। सेकंड रो के अंदर बी वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो बी वेक्टर के कोएफिशिएंट A2 B2 और C2। ऐसी थर्ड लाइन के अंदर सी वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो A3 B3 और C3। एक डिटरमिनेंट आ गया। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है। क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है। तो आप सब लोगों ने अगर डिटरमिनेंट पढ़ रखा है तो एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, एक्सपेंशन करेंगे। आप एक्सपेंशन किसी के अलोंग कर सकते हैं, अलोंग R1 भी कर सकते हैं, R2 भी कर सकते हैं, R3 भी कर सकते हैं, कोई भी आपको लगे रो उसके अलोंग एक्सपेंड कर लो। तो इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। अगर आप अच्छे से और समझने की कोशिश करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे आई जे और के हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? आई जे एंड के होते थे। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन? A1 B1 है, C1 ले रहे हैं। तो ये तो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया कि
डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस बॉक्स के अंदर जो क्वांटिटी लिखी गई उसको डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें 3 वेक्टर गिवन है और उस 3 वेक्टर से हमें बॉक्स प्रोडक्ट लिखना है, तो सिंपली एक डिटरमिनेंट जनरेट कर दो जिसके अंदर पहली रो में ए वेक्टर के कोफिशिएंट आएंगे, सेकंड रो के अंदर बी वेक्टर के कोफिशिएंट आएंगे और थर्ड रो के अंदर सी वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी एग्जैक्टली लिखा गया है। अब ये बात समझ में आती है तो सबसे पहले हमें ये मीनिंग समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकली क्या चीज को शो कर रहा है। ज्योमेट्रिकली क्या चीज, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये एरिया शो करता था, डॉट प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू को शो करता था, ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकली क्या प्रेजेंट कर रहा है उस बात को हमें समझना है। तो लेट्स से इस पार्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक ज्योमेट्रिकली 3D फिगर समझाने की कोशिश करी। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। ठीक है, अब इस एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग देख पा रहे हो इधर एक बी वेक्टर आपको दिया है और ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, सी वेक्टर है। तो और ये आपके पास में एक ज्योमेट्री बन के आ रही है जिसको बोलेंगे अपन, ये ज्योमेट्री आप देख पा रहे हो ये पूरी, तो इस ज्योमेट्री को देखोगे तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, पैरेलियोपिपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलियोपिपेड, पैरेलियोपिपेड। और इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बहुत ही प्यारा सा नाम बोलते हैं, समांतर चटफलकी। क्या बोलते हैं, समांतर चटफलकी। इसको याद रखें, ये कई जगह काम में आएगा। ठीक है, तो पैरेलियोपिपेड, पैरेलियोपिपेड का मीनिंग अगर समझना हो तो एक तरह से आप बॉक्स तो जानते हो जिसको अपन क्यूबॉइड बोलते हैं, अगर क्यूबॉइड को थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दूं, ऐसे झुका दिया जाए, जैसे आप रद्दी का सामान बेचने जाते हो तो बॉक्स होता है तो रद्दी वाला क्या करता है, उसको झुका देता है। तो ऐसे अगर मेरे पास में कोई क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड को अगर झुका दिया जाए तो जो शेप बनती है उसको बोलते हैं पैरेलियोपिपेड। तो पैरेलियोपिपेड की ज्योमेट्री आपको समझ में आ रही है, यानी एक तरह से जो मेरे पास में ऐसा जो क्यूबॉइड होता है, ठीक है, ज्योमेट्री आप समझने की कोशिश करो। ये लेट से मेरे पास में क्यूबॉइड था और इस क्यूबॉइड को मैं अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो जो नई शेप निकल के आएगी उसी को क्या बोलते हैं अपन, पैरेलियोपिपेड बोलते हैं। तो पैरेलियोपिपेड का मतलब समझिए, इसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है, और ये लेट से वाई एक्सिस के अलोंग है और ये मेरा जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो अब ये नीचे वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे, तो एक तरह से क्या है, ये बेस है और बेस अपने आप में क्या होता है, क्यूबॉइड के अंदर एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। अब ये एंगल कितने का, 90 एंगल है, कितने का, 90 का एंगल है। तो आप इस क्यूबॉइड को अगर झुका रहे हो तो वो पैरेलियोपिपेड बन रहा है और इस पैरेलियोपिपेड के अलोंग अगर आप देखोगे तो जो नीचे वाली साइड है एक सी वेक्टर और इस साइड वाली को क्या बोलेंगे, बी वेक्टर बोलेंगे। तो आपको नीचे वाला एक बेस दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, बेस। अब मैं कहीं कहीं पैरेलियोपिपेड की वॉल्यूम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ये नीचे वाला बेस दिख रहा है, ये बेस अपने आप में कैसा दिख रहा है, आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं रेक्टेंगल नहीं बोल के अभी इसको बोलना चाहूँ तो क्या इसको पैरेलियोग्राम बोल सकते हैं, पैरेलियोग्राम बोल सकते हैं। और ये पैरेलियोग्राम है तो इसका एरिया कितना आ गया, ये जो नीचे पैरेलियोग्राम बन रहा है आप इसका नाम देना चाहो तो ओ सी डी बी या ओ बी डी सी, पैरेलियोग्राम ओ बी डी सी का एरिया कितना आएगा। तो आप जानते हो वेक्टर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था एरिया क्या होता है, ये जो जिससे दो साइड बनती है उसी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो उसका एरिया कितना आएगा, बी क्रॉस सी, आएगा नहीं आएगा। अब आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास में कोई 3D फिगर बनता है और उस 3D फिगर का मुझे वॉल्यूम लिखना होता है तो उस 3D फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, बच्चों ध्यान सुनना, 3D फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। बेस का एरिया इंटू क्या होता है, हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बच्चों यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ, मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, पैरेललोपिपेड मैंने यहाँ पे लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होगा, बेस एरिया, ध्यान से समझना, बेस एरिया इंटू हाइट होगा। ये आपको 9-10 क्लास से ही पता होना चाहिए। कोई भी 3D फिगर होता है तो उसका जब हम वॉल्यूम लिखते हैं तो बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। अब देखो यहाँ पे अगर बेस का एरिया की बात करेंगे तो बच्चों बेस का एरिया कितना है,
बी क्रॉस सी, इसमें कोई दिक्कत, और मॉडुलस लेंगे। अब हाइट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हाइट कितनी होगी। अब मैंने इसको झुका दिया है बच्चों, क्या कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया है। अब झुका दिया है, अगर झुकाते नहीं तब तो ये हाइट कितनी होती, ये जो वाई एक्सिस के अलोंग है यही इसकी हाइट होती, ठीक है, इसी को हाइट बोलते हैं। तो अगर मैं इसको सी वेक्टर बोलता तो मॉडुलस सी क्या हो जाती, हाइट हो जाती। लेकिन मैंने इसको अगर थोड़ा टिल्ट कर दिया है, और टिल्ट करने के बाद में ये साइड ये कितनी है, ये वेक्टर के अलोंग है, कितना है, ये ए वेक्टर है। तो ये आपके पास में 3D फिगर है, तो बेस को मैंने बी वेक्टर और सी वेक्टर से डिनोट करवा दिया, और ये जो तीसरी साइड निकल के जा रही है उसको ए वेक्टर बोल रहे हैं। तो ए वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो हाइट नहीं होगा, वो तो टेढ़ा सा है, ठीक है। तो हाइट कैसे पता करेंगे, तो हाइट आपको जब पता करना है तो हाइट के लिए आपको कहीं न कहीं से इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, किसके अलोंग, ये जो ऊपर जेड एक्सिस जा रही है इस जेड एक्सिस के अलोंग क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इतना बता दो आप, तो ये मेरा जो जेड एक्सिस है, क्या जेड एक्सिस, इस जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगी, पैरेललोपिपेड की हाइट होगी। तो मुझे इसकी हाइट पता करनी है, तो जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी। और एक तरह से ऐसे समझ सकते हो कि ये मान के चलो ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, और ये मेरा ए वेक्टर है। अगर मुझे हाइट पता करनी है तो हाइट निकालने के लिए एक तरह से यहाँ से प्रोजेक्शन क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं प्रोजेक्शन लूंगा तो ये पता होना चाहिए प्रोजेक्शन किसके ऊपर ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रोजेक्शन आप किसके ऊपर लेने वाले हो, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको मोड ए बोल रहा हूँ और ये आप देखते हो तो इसका कंपोनेंट होगा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, मोड ए और cos थीटा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, मोड ए और cos थीटा। अब आप देखो ये जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसका प्रोजेक्शन डालता हूँ तो एग्जैक्टली मुझे हाइट मिलेगी। तो बच्चों यहाँ से हाइट कितनी मिलती है बताओ मुझे, तो आप कहोगे मोड ए cos थीटा मिलेगी, कितनी मिलेगी, मोड ए और cos थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये cos थीटा कैसे निकाला जाएगा, तो cos थीटा पे अपन बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है बी क्रॉस सी और मोड ए cos थीटा, तो बी क्रॉस सी तो क्या है, बेस का एरिया है, और ये मोड ए क्या है, मोड ए cos थीटा इसकी हाइट आ रही है, ठीक है। अब आप ये तो जानते हो कि यदि मेरे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाए तो मैं क्या लिखता हूँ, मोड ए मोड बी और cos थीटा लिखते हैं। तो थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अब अगला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपको डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन की फील आएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मोड ए और ये बी क्रॉस सी, ये एक तरह से दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं, और ये साथ में cos थीटा है। तो आप बताओ ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, बताओ पहले इतना समझा दो मुझे। ये आपकी जेड होगा, ये जेड किस डायरेक्शन में होगा, तो आप कहोगे सर जेड की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द ए क्रॉस बी होगी। क्या होगी, जेड की डायरेक्शन ए क्रॉस बी होगी। कैसे भाई, बेस क्या है आपका, बी वेक्टर और सी वेक्टर से मिलकर बना है, और बी और सी का जो मैं क्रॉस लूंगा तो वो क्या आएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो बी क्रॉस सी क्या है, मेरे ग्राउंड वाले प्लेन पे, और उसका मैं जो क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। और आप खुद सोचो, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है, और जेड एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की परपेंडिकुलर होती है। और बी क्रॉस सी भी क्या होता है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि मेरी जो जेड एक्सिस होगी उस जेड एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के पैरेलल ही क्या होगा, ए क्रॉस बी आएगा। कितने लोग इस बात से सहमत है, मेरा जो जेड है इस जेड एक्सिस के अलोंग यानी जेड एक्सिस के पैरेलल में कौन निकल के आएगा, ए क्रॉस बी निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये जो मुझे जेड के अलोंग कोई वेक्टर बोलना हो, जेड के अलोंग मेरे पास कोई वेक्टर तो है नहीं, तो जेड के अलोंग मुझे कोई वेक्टर बोलना हो तो मैं वेक्टर बी क्रॉस सी बोल सकता हूँ क्या, वेक्टर क्या बोल सकता हूँ, बी क्रॉस सी बोल सकता हूँ। तो आप बताओ ये जेड एक्सिस की जगह मैं बी क्रॉस सी की डायरेक्शन बोल रहा हूँ तो गलत तो नहीं भाई, जेड एक्सिस के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, बी क्रॉस सी है। तो ये थीटा एंगल किसके बीच में है, अब बताओ फाइनली बताओ थीटा एंगल किसके बीच में। तो आप कहोगे सर थीटा एंगल जेड एक्सिस और ए वेक्टर के बीच में है, और जेड एक्सिस बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल मेरा बी क्रॉस सी एंड ए वेक्टर के बीच में। थीटा एंगल किसके बीच में, ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी के बीच में एंगल बन रहा है। तो क्या आप यहां से बच्चों ध्यान से समझना,
क्या यहाँ से ऐसा लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ऐसा लिख सकते हैं? बताओ, इतनी बात आपके समझ में आ गई तो बताओ। मैं ये एंगल देख पा रहा हूँ कि बी क्रॉस सी एंड ए के बीच में था, तो मुझे इसको डॉट प्रोडक्ट में लेके जाना है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को तो अपन बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को तो अपन बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बताओ ये जो बॉक्स प्रोडक्ट निकल के आता है ये क्या आता है? ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आता है। ये बॉक्स प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा बॉक्स प्रोडक्ट का? ज्योमेट्रिकल मीनिंग बॉक्स प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये एक पैरेललोपिपेड के एरिया को, सॉरी वॉल्यूम को डिनोट करवाता है। बॉक्स प्रोडक्ट पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को डिनोट करवाता है, और उस पैरेललोपिपेड की जो साइड होगी जिसको बोलते हैं कोटर्मिनस साइड, क्या बोलते हैं? कोटर्मिनस, यानी एक ही जगह से, कोटर्मिनस, टर्मिनस, और हिंदी में बोलते हैं उसको संगामी। संगामी का मतलब एक ही जगह से निकलने वाले, यानी इसी ओरिजिन से एक साइड बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, और यहाँ से जा रही है वो ए वेक्टर है। यानी किसी भी पैरेललोपिपेड की को टर्मिनस साइड को ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर से डिनोट करते हैं। इस लाइन को आप नीचे लिखना, इफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट करके, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोटर्मिनस, कोटर्मिनस या संगामी, कोटर्मिनस साइड ऑफ पैरेललोपिपेड, किसके पिपेड? पैरेललोपिपेड, देन ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ठीक है, पैरेललोपिपेड, ध्यान रही बात। तो आपको अब ज्योमेट्री अगर एक बार समझ में आ जाती है तो फिर आगे के सारे रिलेशन बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। अब पैरेललोपिपेड बनेगा तो बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर क्या होंगे? एक 3D फिगर बना रहे होंगे। अगर मेरे पास में 3D फिगर बन रहा है तो इस 3D फिगर में बॉक्स प्रोडक्ट क्या करता है? उसके वॉल्यूम को डिनोट करवाता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मेरे पास में कोई भी टेट्राहेड्रन निकल के आता है, क्या निकल के आता है? टेट्राहेड्रन निकल के आता है। तो टेट्राहेड्रन का मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके रिलेटेड रिजल्ट लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों टेट्राहेड्रन आपने केमिस्ट्री के अंदर शेप देखी होगी, टेट्राहेड्रन, इसके अंदर 4 फेस होते हैं। कितने होते हैं? 4 फेस होते हैं। एक तो आपको ग्राउंड पे दिख रहा होगा जिसको बोलेंगे OBA, ठीक है। एक सामने दिख रहा है OAC, और एक इस साइड में दिख रहा होगा आपको। ऐसे इसके कितने होते हैं? 4 फेस होते हैं, इसलिए उसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं, हिंदी में चतुष्फलक बोलते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में 3D फिगर होता है। तो उसका अगर वॉल्यूम लिखना हो, क्या करना हो? उसका वॉल्यूम लिखना हो, तो उसका वॉल्यूम जो निकल के आता है वो भी इसी के अकॉर्डिंग निकल के लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ये कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ये निकल के आता है बच्चों 1/6 ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी जो बॉक्स होता है उसका 1/6 निकल के आता है। ठीक है, और पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम तो बॉक्स प्रोडक्ट के बराबर ही आता है। अब ये 1/6 क्यों आता है? तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्री के लिए आपको समझने की जरूरत है। जो हमारे पास में ऐसी जो ट्रायंगुलर शेप में शेप होती है तो उसका जो एरिया होता है, इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ बहुत आसानी से। उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? किसी भी 3D फिगर जो ट्रायंगुलर शेप में होती है उसके वॉल्यूम निकालने का। अब देखो 1/3 लिखने के बाद में बेस का एरिया कितना होगा बताओ? तो बेस आप देख पा रहे हो, बेस के अलोंग कौन है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसका एरिया लिखेंगे तो बेस में एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का एरिया देखो, बेस एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में समझाया था, हाफ ए क्रॉस बी होता है, होता है। अच्छा, इसकी हाइट, अब हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट निकालने का तरीका है, देखो ये जो टेट्राहेड्रन शेप बन रही है इसकी हाइट निकालनी हो तो इसमें यहाँ पे आप इसका प्रोजेक्शन ले लो। अब प्रोजेक्शन लेंगे तो बच्चों देखो ये एंगल थीटा बनेगा, और ये जो प्रोजेक्शन लिया जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ तक आएगी, तो ये कितना आएगा? मोड सी कॉस थीटा निकल के आएगा। क्या आएगा? मोड सी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोड सी कॉस थीटा। अब देखो ये 1/6 हो गया, और यहाँ पे आ गया ए क्रॉस बी,
और मोड सी कॉस थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये थीटा एंगल किसके बेस में है, तो थीटा एंगल पता करना हो तो ये 90 डिग्री पे जा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये किसके अलॉन्ग होगी, ए क्रॉस बी के अलॉन्ग होगी। किसके अलॉन्ग होगी, ए क्रॉस बी के अलॉन्ग होगा। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है वो बेस के परपेंडिकुलर होगी, तो ये जो ऊपर की साइड जा रही है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, ए क्रॉस बी के। तो मेरे पास में जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल किसके बीच में है, ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर के बीच में एंगल जो बन रहा है वो क्या है, के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो अब बताओ ए क्रॉस बी डॉट सी मैं यहां से लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे इसको अगर मैं आगे कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ तो मैं ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकता हूँ। यहाँ से इतना समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा लिखते हो तो ये अपने आप में एक बॉक्स प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक बॉक्स प्रोडक्ट ही बन जाएगा। मैं आगे समझाऊंगा कि जो हमारे पास में बॉक्स प्रोडक्ट होता है क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट। तो इसको मैं अलग अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी, या उसको लिखना चाहें तो पहले दोनों के बीच में क्रॉस ले लें और फिर लास्ट में डॉट ले लें, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो समझाया वो पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टेट्राहेड्रन बन रहा है, इस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो बॉक्स प्रोडक्ट का 1/6 होता है। 1/6 कैसे आया ये मैंने पूरा प्रूफ भी आपको समझा दिया। अब फटाफट से कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में ऐसा है कि बहुत ही मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ सके। तो देखो इसमें ऐसा लिखा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे कि ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, ट्रिक का मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर आप अगर ये जो इस तरह से लिखें, ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो उसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकल के आती है। लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या कहता है कि आप लिखते समय क्या करो, जो वेक्टर है उनको डिटर्मिनेंट के अंदर एक्सप्रेस कर दो। तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन देखा जाए और ये वाला एक्सप्रेशन देखा जाता है, ये एक ही बात होती है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं लास्ट के दो के बीच में क्रॉस लगाता हूँ या फर्स्ट दो के बीच में क्रॉस लगाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे मैं थोड़ा सा जो बता रहा हूँ वो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि हमने इनका ऑर्डर, और सर्कुलर ऑर्डर होता है, ठीक है, ए बी और सी। अब सर्कुलर ऑर्डर क्या होता है समझने की कोशिश करना। अगर मैं ए बी सी लिख रहा हूँ या से बी से शुरुआत करते हैं, तो बी से शुरुआत करेंगे तो बी, फिर सी और ए आएगा। ठीक है, अब सी से शुरुआत करेंगे तो सी, फिर ए और बी आएगा। इसको बोलते हैं सर्कुलर ऑर्डर। सर्कुलर ऑर्डर का मतलब ए बी सी है, तो मैं इन आगे लिखूं, यहाँ से स्टार्ट करूं तो फिर आगे कौन आएगा, फिर ए आएगा, और सी से स्टार्ट करेंगे तो फिर कौन आ जाएगा, बी आएगा। तो आप ए बी सी लिख सकते हो, या बी सी ए लिख सकते हो, या सी ए बी लिख सकते हो बॉक्स के अंदर। ये तीनों एक ही मीनिंग बताते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर एंगल प्लस या माइनस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से ये इनका ऑर्डर बदलने से कोई दिक्कत नहीं होती है सर्कुलर ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर हमने सर्कुलर ऑर्डर बदल दिया, सर्कुलर ऑर्डर बदलने का मतलब है अगर बी और सी ऑर्डर में हमने सी पहले ले लिया और बी बाद में ले लिया, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही जैसे डिटर्मिनेंट में होती। तो जितनी डिटर्मिनेंट की वहां पे अपन पढ़ दें कि दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लिया तो माइनस बाहर आ जाता है। तो अगर हमारे पास में ए बी सी बी सी और सी ए बी है, हम क्या करते हैं, इन ए और बी की पोजीशन बदल देते हैं, या कोई भी किसी दो की पोजीशन बदलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आप किसी एक एलिमेंट की इन दोनों को आपस में पोजीशन वाइज चेंज करते हैं, बी को आगे ले आते हैं, सी को पीछे ले जाते हैं, तो क्या होगा, एक माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, एक माइनस साइन आगे आ जाता है। तो इस माइनस साइन का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि अगर हमने चक्री का क्रम बदल दिया है तो उस केस में क्या आएगा, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब दो बार बदलाव करेंगे तो क्या होगा, अगर दो बार बदलाव करेंगे तो फिर वो वापस से दो माइनस साइन बाहर दे देगा। तो सिमिलर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के ये काम करता है। ठीक, अच्छा, अब तीसरी प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास में तीनों वेक्टर जिनका हमें बॉक्स प्रोडक्ट लिखना है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है, ये कोप्लेनर है, तो उस केस में क्या होगा, बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप खुद सोचो कि हमारे पास में वेक्टर थे जिसको हमने ए वेक्टर बोला था, ये बी वेक्टर बोला था, और ऐसे ही 3D फिगर जो बन के आ रहा था इसमें सी वेक्टर इस साइड जा रहा था।
अगर ये तीनों एक ही प्लेन में आएगा तो पैरेललोपिपेड बनेगा क्या? अब खुद समझा, कोशिश करो समझने की। अगर मेरे पास में तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तीनों वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से देख पाऊंगा कि कोई भी ट्रिपल प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ से ही समझने की कोशिश करना, अगर मेरे पास में ऐसे प्लेन है तीनों, तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। तो इस प्लेन के अंदर आप देखोगे तो इसका एरिया तो बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बनेगा। वॉल्यूम कब बनेगा? जब उसकी कुछ हाइट होगी। तो अगर ये ऊपर है तब तो ये 3D फिगर बनने की कोशिश कर रहा है, देख पा रहे हो? अगर ये सामने से देखोगे तो पता लगेगा, ठीक है, ऐसे। तो 3D फिगर बनेगा, लेकिन ये तीनों एक ही प्लेन में आएगा, तो पैरेललोपिपेड जो बनने वाला था वो बनेगा नहीं। और पैरेललोपिपेड नहीं बनेगा तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप बच्चों, आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग के लेसन में जब कोप्लिनरिटी और कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो, तो वहां पे एक कंडीशन बताई थी कि किसी एक वेक्टर को दो के एडिशन में एक्सप्रेस कर सकते थे। वो एक बेसिक फंडामेंटल मेथड था। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम सीख लिया है, ट्रिपल प्रोडक्ट जानने लग गए। तो ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जानते हैं तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो उसको हम बहुत आसानी से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि इनका बॉक्स प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बॉक्स प्रोडक्ट क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि पैरेललोपिपेड जो बनेगा उसका वॉल्यूम होगा ही नहीं, या वॉल्यूम नहीं है, तो बॉक्स प्रोडक्ट को 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड केस इसी के सिमिलर है कि यदि हमारे पास में कोई भी दो कोलिनियर हो जाए, दो क्या हो जाए, एक ही लाइन में हो जाए, दो कोलिनियर हो जाए, ऐसे एक ही लाइन में आ जाए, तो तीसरा वेक्टर कहीं भी हो जाए, उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? 0 ही बनेगा, क्योंकि ये भी एक 2D फिगर बनाएगा, 3D फिगर नहीं बनाएगा। और जब तक 3D फिगर नहीं बनाएगा तब तक बॉक्स 0 बनेगा, ठीक है। तो ये केस याद रखना। तो अब बच्चों जितने भी 3D के जो कंसेप्ट लगेंगे कोप्लेनरिटी के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जिन तीन वेक्टर को कोप्लेनर करना है उनका बॉक्स प्रोडक्ट डायरेक्टली 0 कर देंगे, ठीक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब इसमें एक पॉइंट और है जो यहाँ पे नहीं है। अगर मेरे पास में 4 पॉइंट है, लेट एक पॉइंट है ए पॉइंट की बात करें, और बी पॉइंट है, ऐसे सी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, और डी पॉइंट है, आर कोप्लेनर। यानी 4 पॉइंट अगर कोप्लेनर आ जाए तो क्या कंडीशन होगी? ए बी सी डी आर कोप्लेनर, यानी ये एक ही प्लेन में, जैसे मैं यहाँ पे कोई प्लेन बनाता हूँ और इसी प्लेन में चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सपोज करो एक प्लेन जनरेट कर दिया, और इस प्लेन के अंदर चारों पॉइंट है, एक दो और एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे पॉइंट है। ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में। तो बच्चों बताओ, अगर ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में और मैं यहाँ से इनको रेफरेंस वाइज देखूँ, ये ए है मेरा, ये बी, ये सी और ये डी है, तो चारों पॉइंट एक ही प्लेन में दिख रहे हैं। तो इस केस को आप कैसे रिजल्ट के तौर पे याद रखोगे वो समझने की कोशिश करना। देखो, चारों पॉइंट अगर एक ही प्लेन में है और इस ए को मैं रेफरेंस मानता हूँ, तो मेरे पास में ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर, ये तीनों ही कोप्लेनर हुए कि नहीं हुए? चारों पॉइंट कोप्लेनर है। तो यहाँ से मैं 3 वेक्टर बना रहा हूँ, 4 पॉइंट को 3 वेक्टर में कन्वर्ट करें, तो मेरे पास में क्या होंगे? ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर। ये क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे नहीं हुए? पहले तो पॉइंट थे, अब ये वेक्टर है, तो ये क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। और 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, उसकी शर्त क्या होती है? तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैं अब बॉक्स के अंदर क्या लिखूंगा? ए बी, ए सी और ए डी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 लिखेंगे। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। यदि मेरे पास में 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट कोप्लेनर है, तो उस केस में उससे 3 वेक्टर बनाएं। कैसे 3 वेक्टर बनाएं? किसी एक को रेफरेंस लेंगे। किसको रेफरेंस लेंगे? जनरली ए को लेते हैं, लेकिन आप चाहो तो बी को भी रेफरेंस ले सकते हैं। अगर मैंने बी को रेफरेंस ले लिया, तो मैं सेकंड फिगर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिसके अंदर बी रेफरेंस ले लिया जाए। तो सपोज करिए ये चारों पॉइंट है वैसे फिर से, और मैंने अगर बी को रेफरेंस ले लिया, तो अब ये ऐसी कंडीशन बनाएंगे, ठीक है, ये ए सी और डी। तो अब बॉक्स प्रोडक्ट लिखोगे तो किसका बनेगा? बी ए वैक्टर, यहाँ पे कॉमन नहीं लिखनी होती, ठीक है, बी सी वैक्टर और बी डी वैक्टर, इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या करेंगे? 0। तो आप किसी एक को रेफरेंस लिख के बॉक्स प्रोडक्ट को 0 कर देना। अगर 4 पॉइंट की कोप्लेनरिटी की बात करें और 3 वेक्टर कोप्लेनरिटी की बात करें, तो डायरेक्टली उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। अगर सी को रेफरेंस लेते हैं तो क्या बन जाता है? सी ए वैक्टर, सी बी वैक्टर और सी डी वैक्टर, ठीक है। तो जनरली हम इसी पहले वाले केस को प्रीफर करते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो देखो, अब तक हमने जो बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, तो उसमें क्या देखा है कि अगर हमारे पास में कोई 3 वेक्टर है तो उनके बॉक्स प्रोडक्ट को हम बॉक्स के अंदर ए बी सी लिखते हैं। कैसे वैल्यू निकालेंगे? डिटर्मिनेंट के अंदर तीनों वेक्टर को कोफिशिएंट को रख के फिर एक्सपेंशन कर लेंगे। जैसे
डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकल के आता है, एक पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम के बराबर होता है। अगर टेट्राहेड्रन आ जाए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट का। अब जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको या तो 3 वेक्टर दे रखे होंगे, उससे बॉक्स प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, या 3 वेक्टर कहेंगे कि ये किसी पैरेललोपिपेड की को टर्मिनस साइड है। को टर्मिनस का मतलब एक ही पॉइंट से निकलने वाली तीनों साइड है, तो उसका वॉल्यूम निकलवा सकते हैं, या कोप्लेनरिटी कंडीशन देके कुछ अननोन वैल्यू निकलवा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो यहाँ पे आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, और आपसे पूछ रहे हैं इसका बॉक्स निकालो। तो जब भी आपसे ऐसे बॉक्स निकलवाने की बात करें तो आप सिंपली बॉक्स लेफ्ट साइड में लिखें, और राइट साइड में क्या करना है, एक डिटरमिनेंट बनाना है, और उस डिटरमिनेंट के अंदर इनके कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो 2 -3 और 4, यहाँ पे 1 2 और -1, ये 3 -1 और 2। इस तरह से मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, मैं एक्सपेंशन करूंगा लाइक जो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं 2 के अलॉन्ग लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 -1 और -3 तो +3 हो जाएगा। अब जब इसकी बात करेंगे तो इन दोनों को हाइड कर लेंगे। अब मेरे पास में कितना आ रहा है, 1 × 2 2 माइनस, और ये माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास में 4 के अलॉन्ग देखेंगे तो इन दोनों को हाइड करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, तो कितना आएगा -1 और ये माइनस का 6 आ जाएगा। बस इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा 3, ये 5, तो 3 × 5, और यहाँ से देखेंगे तो 4 × -7, ये 6 हो गया, ये 50, ये माइनस का 28, तो एक कितना हो रहा है 21, और 3 माइनस का 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, -7, एक स्केलर वैल्यू निकल के आ रही है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी और आसान टॉपिक है। इसमें बस थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को समझाने के लिए टाइम लिया, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर बी वेक्टर प्लस सी, और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो बच्चों ऐसा कभी आ जाए तो यहाँ पे देखो, पिछले वाले केस में क्या आपको वेक्टर की वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी, इसमें हमें वेक्टर का रिलेशन गिवन है, तो हमको क्या करना चाहिए, तो उसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, और फिर मैं इसका शॉर्टकट भी आपको समझाऊंगा। तो आपको पता है बॉक्स की जो डेफिनेशन होती है, क्या होती है बॉक्स की डेफिनेशन, क्या थी डेफिनेशन, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये डेफिनेशन थी, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखो, तो आप जब डेफिनेशन के अंदर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास दिख रही है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। अब मुझे डेफिनेशन अप्लाई करनी, तो यहाँ पे लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, और इसके अंदर क्या आएगा, तो आपके पास में आएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो बिल्कुल नॉर्मली जैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं वैसे करते जाइए। पहले इसे करली ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कितना आएगा बी क्रॉस सी आएगा, कितना आएगा बी क्रॉस सी आ जाएगा, प्लस फिर कितना आएगा बी क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक, प्लस क्या आएगा, तो प्लस देखेंगे तो सी क्रॉस सी आ जाएगा, और लास्ट में देखेंगे तो सी क्रॉस ए आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये जो सी क्रॉस सी है ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि खुद का खुद के साथ क्रॉस कितना होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, जब इसके बाद में कोई वेक्टर सी है तो हम क्या करते हैं, ए डॉट सी लिखते हैं प्लस बी डॉट सी लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक वेक्टर है डॉट ये दूसरा वेक्टर है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये ए प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी लिखना चाहिए, ठीक है। फिर लिखेंगे तो ए प्लस बी, और बीच में डॉट है, और क्या लिखना चाहिए बी क्रॉस ए। थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, पर ये आगे जाके बहुत ही आसान मेथड से भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर लिखेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट सी क्रॉस ए, ठीक। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्लस में और ये डॉट है, बीच में आगे क्रॉस है, तो एक एक के साथ में डॉट करते जाओ, तो ए डॉट
बी क्रॉस सी हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आ रहा है। फिर बीच में प्लस साइन है और तो बी डॉट बी क्रॉस सी, ये पहला वाला पार्ट सिंप्लीफाई होगा। इतना समझ में आ गया आपके? आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। अगले देखो, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए हो रहा है प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे इस वाले पार्ट में तो ये कितना हो रहा है, ए डॉट सी क्रॉस ए हो रहा है प्लस बी डॉट यहाँ पे हो रहा है सी क्रॉस ए। ये एक्सपेंशन समझ में आ गया। अब इस एक्सपेंशन के आगे आप देखोगे तो बच्चों बताओ, ये आपका जो रिजल्ट निकला है ये तो खुद डेफिनेशन है जो ऊपर आपको लिखा गया ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो क्या है आपका खुद बॉक्स ए बी सी है। क्या खुद बॉक्स ए बी सी है। ये किसका बॉक्स है, तो देखो बी डॉट बी क्रॉस सी, ये बॉक्स है बी बी और सी का। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये किसका बॉक्स है, तो आपको भी ये ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर का बॉक्स की डेफिनेशन ये ऊपर लिख रही है, बस इसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ आप। तो फिर आगे वाला पार्ट देखेंगे तो ये किसका बॉक्स है, तो आपको बी वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर का बॉक्स है। फिर ये किसका है, तो ये ए सी और ए वेक्टर का बॉक्स है। और लास्ट वाला पार्ट देखेंगे तो किसका है, बी सी और ए वेक्टर का बॉक्स है। इतना ठीक है। अब ये समझ में आ गया हो तो बॉक्स के अंदर कोई भी एक अगर रिपीट हो जाए तो वो एक ही प्लेन में हो जाएंगे। भाई बी और बी तो एक ही प्लेन में हो गए, तो ये बी बी सी कितना हो जाएगा। आप इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखो, अगर बॉक्स के अंदर कोई भी एक वेक्टर रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। इसमें भी रिपीट हो रहा है तो ये भी जीरो, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है तो जीरो, इसमें कौन रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है तो ये भी जीरो, और ये बी सी ये रहेगा अपने आप में। ठीक है, तो ये बीच के चारों पार्ट जीरो हो जाएंगे। अब ए बी सी और बी सी ए में सर्कुलर ऑर्डर सेम है, तो ए बी सी और बी सी ए तो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये ए बी सी तो ठीक है, आगे वाले को भी ए बी सी लिख सकता हूँ। ठीक है, सर्कुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो कितना हो जाएगा, टू टाइम ए बी और सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्टली रिजल्ट हमारे पास में आ जाता है जब कभी भी हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो। तो ये डेफिनेशन काम में आती है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे वेक्टर तो था नहीं। अब वेक्टर नहीं है तो मैं वेक्टर की कंडीशन से बॉक्स प्रोडक्ट नहीं बना सकता, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं बना सकता। यहाँ पे केवल डेफिनेशन काम में लेनी पड़ेगी। तो किस तरह से डेफिनेशन काम में लेके उसको सॉल्व करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस जो रिजल्ट में हमने प्रूव किया है काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट होता है और ये जेई के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान रखें। आगे इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी होंगे तो मैं आगे डीपीपी के फॉर्म में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, अब इस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर समतलीय है। समतलीय का मतलब कोप्लेनर है। अब बताओ कोप्लेनर है एक तीनों वेक्टर, तो हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अगर कोप्लेनर होना चाहिए ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, क्या कोप्लेनर, देन हमारे पास में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो बॉक्स होगा उसको क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। अब आपको यहाँ से बॉक्स निकालना है और उसको जीरो के बराबर कर लेना है। तो बॉक्स कैसे लिखते हैं, इक्वल टू जीरो रहेगा। बॉक्स के अंदर फर्स्ट वाले वेक्टर के कोफिशिएंट डालो 2 - 1 और 1, सेकंड वाले कोफिशिएंट डालेंगे तो 1 2 और -3, और थर्ड वाले वेक्टर के कोफिशिएंट डालेंगे तो 3 लैम्डा एंड 5 इक्वल टू जीरो आपको आगे रखना ही। अब इसको एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे तो 2 के साथ में कितना आ जाएगा 10 + 3 लैम्डा। एक्सपेंशन करना डायरेक्टली आता है, फिर माइनस है और ये आगे माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा, ये 5 + 9 हो जाएगा, और ये 1 के साथ कितना आ जाएगा लैम्डा -6 आ जाएगा। मैंने एक्सपेंशन कर लिया डायरेक्टली, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये कितना होगा 20 + 6 लैम्डा, ये 9 5 40 और ये लैम्डा -6 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करूंगा तो कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी हो रही है 7 लैम्डा, 20 ये 40 - 6 8 और ये 28 हो रहा है। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आगे आपको जेई मेंस वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप खुद अंदाजा लगा लेना कि कितने इजी टाइप के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे निकल के आते हैं। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमारे पास में 4 पॉइंट है ए बी सी एंड डी,
और हमें प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है। क्या कोप्लेनर? तो मैंने आपको समझाया था कि यदि मेरे पास में कोई भी 4 पॉइंट है, ठीक है, और ये आपस में अगर कोप्लेनर है, ठीक है, तो कोप्लेनर की कंडीशन के लिए क्या बोला था, ये ए बी सी और डी है। तो आपको यहाँ से 3 वेक्टर बनाने, कितने वेक्टर बनाने? 3 वेक्टर, और उसको कोप्लेनरी कंडीशन में बोल देना है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी, ए सी और ए डी का बॉक्स कितना होगा? 0 होगा। इफ ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, अगर ये पॉइंट है कोप्लेनर वाले, तो मैं क्या कहूंगा, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी का बॉक्स प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ए बी वेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसका बॉक्स लिखेंगे। तो ए बी वेक्टर लिखेंगे, तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे? बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 2i, और फिर लिखेंगे तो माइनस का, ये 4 है, इधर 8 है, तो माइनस का 4 0 हो जाएगा, और 6 है, और माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 6 के क्या, ठीक है। अब लिखिए आप ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर लिखना है तो सी में से ए हटाइए, तो सी और ए देखें, तो 3 माइनस 4 तो माइनस का आई, 5 माइनस 8 माइनस का 3, और 4 माइनस 12 तो माइनस का 8 के कैप हो जाएगा, राइट। अब लिखेंगे तो ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर में क्या करेंगे, डी में से ए हटाएंगे, तो प्लस का आई, ये 0 जे, और कितना हो जाएगा 7 के कैप, ठीक है। ये वेक्टर लिख लिए। अब इनके बॉक्स को लिखना है, कैसे लिखना है? बॉक्स प्रोडक्ट लिखना है, बॉक्स प्रोडक्ट को लिखना है, और वो बॉक्स प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर लिखेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर कोएफिशिएंट डालेंगे, तो 2 -4 और -6, फिर ए सी वेक्टर कोएफिशिएंट डालेंगे तो -1 -3 और -8, फिर लास्ट वाले के डालेंगे तो 1 0 और -7। अब देखिए इसको एक्सपेंड करिए, और अगर ये 0 आ गया तो आपका काम हो जाएगा, अगर ये 0 आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, -2 के साथ लिखेंगे, तो ये -3 और -7 तो कितना होगा 21, और माइनस माइनस पर 0 हो जाएगा, 8 इंटू 0 इंटू 8 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 के साथ में रहेंगे तो ये लाइन हाइड करने के बाद कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 के साथ में देखेंगे तो 6 के साथ में हाइड करने पे 0 और ये +3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 3 माइनस का 42 हो जाएगा, ये 15 तो 15 4 60 और ये माइनस का 18। देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो बॉक्स 0 हो रहा है, और बॉक्स 0 का मतलब क्या होगा, ए बी सी कोप्लेनर हो जाएंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारी जनवरी 2020 में क्वेश्चन आए थे उनको देख लेते हैं, ताकि हमें अंदाजा लगे कि हाँ एक्चुअली जो हमने सीखा है वो एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड व्हिच कोटर्मिनस साइड, कोटर्मिनस का मतलब एक ही जगह से, कोटर्मिनस एज आर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये के है साथ में, ठीक है। यहाँ पे कितना है, एक के है, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, और सी वेक्टर दे रखा है, इसका वॉल्यूम 35 क्यूबिक मीटर दे रखा है। देन वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। चलिए तो ये वॉल्यूम दे रखा है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तो हम जानते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, ये 35 दे रखा है, कितना दे रखा है 35। तो आप अपनी तरफ से पहले निकालने की कोशिश करोगे, तो ए बी सी इन तीनों की वैल्यू को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1, ये 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखेंगे तो 2 टी और 1 है, और लास्ट में कितना है, ये 2 2 और ये टी है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, और इक्वल टू कितना है 35। यहाँ से मैं सबसे पहला काम करूंगा टी की वैल्यू कैसे भी करके निकाली जाए। तो जो टी की वैल्यू निकालने के लिए इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा, टी स्क्वायर -2, 1 के साथ लिखेंगे तो 1 के साथ आ जाएगा आपका 2t - 2, ठीक है। और 2 के साथ देखेंगे तो कितना आएगा, 2 के साथ देखेंगे तो 4 - 2t। अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, तो बच्चों 35 प्लस माइनस लिखेंगे, इसमें गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो इसको आप ध्यान रखें हमेशा ही। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर -2 -2t +2 +8 -4t इक्वल टू 35
प्लस माइनस। अब देखो यहाँ से ये कट गया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो टी स्क्वायर माइनस 2t और ये 4 कितना हो गया, यहाँ से देखेंगे तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। अच्छा प्लस 8 और ये 35 है, तो मैं एक बार पॉजिटिव साइन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, पॉजिटिव साइन लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव लिया जाए तो उस केस में कितना आएगा, ये 35 प्लस का है, 8 माइनस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 35 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। कितना होगा 27 इज इक्वल टू 0। और जब नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव लेते समय कितना होगा, टी स्क्वायर माइनस 60, टी स्क्वायर माइनस 60 और ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 35 है और इधर जाएंगे तो प्लस का होगा तो 43 इक्वल टू 0। अब ये वाली केस को जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक, तो टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 27 है तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -9 प्लस 3, तो टी की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक तो 9 आएगी और एक -3। क्वाड्रेटिक सॉल्व किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, तो टी की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो डी लेस देन 0 आएगा। ठीक है, डी लेस देन 0 आएगा तो एक केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, 2 आ रही है, 9 भी आ रही है और माइनस का 3 भी आ रहा है। अब टी की वैल्यू 9 है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक टी के लेके आपको यहाँ से ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, फाइनली मुझे क्या करना है, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए फाइंड आउट करना है। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट ही है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है आपको, जब टी की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस वाले पार्ट में कैलकुलेशन अब कर रहे हैं। ठीक है, तो टी की वैल्यू मैं 9 ले रहा हूँ, तो ए वेक्टर तो आपको दिख ही रहा है जैसा है, आई प्लस जे प्लस 2k आएगा। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो बी वेक्टर हो जाएगा आपका 2i प्लस 9j प्लस k। ठीक है, और सी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो सी वेक्टर हो जाएगा आपका बच्चों 2i प्लस 2j प्लस 9k। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं ए डॉट बी निकालूंगा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करना, ए डॉट बी कितना आएगा, कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 8 2 9 और प्लस 2 कितना आ गया, ये 13 आ रहा है। फिर निकालेंगे बी डॉट सी। ठीक है, बी डॉट सी कितना आएगा, बी डॉट सी, बी और सी में डॉट करेंगे तो 2 2 4 प्लस 8 प्लस 9 कितना हो गया, 18 4 22 और 9 31 हो जाएगा। ठीक है, और सी डॉट ए, अब सी डॉट ए कितना आएगा, तो सी डॉट ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ये सी और ए, ठीक है, तो 2 प्लस 18 कितना हो गया, ये 24 हो जाएगा कि 22। अब इनको जब सॉल्व करोगे आप, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए, माइनस है बीच में यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 और 31 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 44 हो गया। 44 में से 22 जाएगा, तो 44 में से 22 तो 22 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है 22, हाँ मैं देख पा रहा हूँ, सी ऑप्शन मेरे पास में है, तो यहाँ से सी ऑप्शन आ गया और ये सिंगल साइज करेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आप इसी तरीके से t इक्वल टू 9 के लिए, t इक्वल टू -3 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो t इक्वल टू -3 कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई ऐसी वैल्यू आएगी नहीं, या आएगी तो 22 ही आएगी। ठीक है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए बी एंड सी 3 वेक्टर दे रखे हैं और फिर बोल रहे हैं कोप्लेनर है। क्या बोल रहे हैं, कोप्लेनर है, और आपको लास्ट में ए क्रॉस सी फाइंड आउट करवा रहे हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करवाया था, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे अगर कोप्लेनर है तो एक अननोन वैल्यू है लैम्डा, उसको निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो कोप्लेनर है तो ए वेक्टर बी वेक्टर ये कोप्लेनर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इनका बॉक्स 0, इनका बॉक्स क्या होगा 0, तो बॉक्स के अंदर वैल्यू रखेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा 1 2 4, यहाँ से देखेंगे तो 1 लैम्डा और 4, फिर 2 4 और लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो, कोई बड़ा तो है नहीं इसमें, तो कितना एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो 1 के साथ में ये मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा -16। ठीक है, 2 के साथ देखेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस का 8 आ जाएगा, और प्लस 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ से देखोगे आप तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा क्यूब रहेगा। अब देखो इसको मैं पूरा ही सॉल्व कर लेता हूँ, -16 -2 लैम्डा स्क्वायर और -1 और -8 तो -9 और फिर माइनस आ गया था तो +18 हो जाएगा। ये 16 -8 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा और 8 लैम्डा तो माइनस का 9 लैम्डा, एक तरह से क्यूबिक इक्वेशन बना देंगे और ये यहाँ से कट गए तो प्लस का 18 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से एक क्यूबिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन से मुझे लैम्डा निकालना है। तो आप ऐसी लैम्डा की वैल्यू हेड एंड ट्रायल से रखने की कोशिश करो जिससे 0 हो जाए। तो बाई चांस ये लैम्डा इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, अब रख के देख लो लैम्डा इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो क्यूबिक को कैसे आप फैक्टराइज करते हैं जानते होंगे, एक वैल्यू आपको हेड एंड ट्रायल से रखनी होती है। तो मैं यहाँ पे 2 रखने पे 0 देख पा रहा हूँ, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है। अब बाकी की दो इक्वेशन निकालनी है तो लैम्डा -2 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो लैम्डा इक्वल टू 2 से हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लैम्डा कितना आ गया, 2 आ गया। अब लैम्डा 2 है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ए क्रॉस सी। क्या करना है आपको, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस सी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आई जे और के लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय ए वेक्टर में कितना है आप देख पा रहे हो, तो 1 2 और 4 है। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 2 रखने पे आपके पास में ये आपका सी वेक्टर क्या हो जाएगा, बताओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा। तो आप देखोगे तो सी वेक्टर में 2i 4j और 2 रखने पे ये 3k होगा, कितना होगा 3k होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रखना है 2 4 3, तो 2 4 और 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो आई के साथ लिखेंगे तो कितना होगा, ये 6 -16, ठीक है। अब जे के साथ लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 -8 और के साथ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 -4 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 10i + 5 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। देखो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछे जाते हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि हमने ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ लिया तो वो एग्जैक्टली एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, सी आंसर है। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को टर्मिनेट साइड, ठीक है, ये दे रखा है 1 क्यूबिक यूनिट। कितना दे रखा है, 1 क्यूबिक यूनिट। जैसे कि हमने ये 6 क्वेश्चन किया था इससे जस्ट पहले वाला, तो उसमें ध्यान हो तो वहां पे भी लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू निकाली थी, 9 और -3 निकल के आई थी। यहाँ पे भी टी की वैल्यू, यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद में अब आपसे क्या कर रहे हैं, एंगल बिटवीन म्यू यू और डब्ल्यू में कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर अपॉन मोड यू और मोड डब्ल्यू। तो यू डॉट डब्ल्यू निकालने के लिए आपको यू और डब्ल्यू तो दे ही रखें, इसमें लैम्डा निकाल लिया होगा तो ये एग्जैक्टली सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना और आपसे हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमको एग्जैक्टली फील कैसे आती है कि हमने सीखा वो एग्जैक्टली एग्जाम में अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो आपको प्रीवियस रिविजन देख के ही पता लगेगा। तो उम्मीद है बच्चों, यहाँ पे हमने ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, और उस टॉपिक के बाद में आपको मैं मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आगे वाले वीडियो भी देखते रहें और प्लीज़ अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू।